हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ ए बायोटेक्नोलॉजी आवर टॉपिक इज ए यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। तो उनके यूज़ एंड बेनिफिट्स के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। So this is the most IMP questions for the examination regarding the use of microorganism or microbes in a industry. So let's start in this lecture. So now you can subscribe this channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. Pharmarox study materials are available in PDF format on our app. So our PPTs and PDF our video lectures are available on a app. So it is subject wise plus with affordable price available for all examination. So get it on our app Pharmarox Android app on Google Play. You can also join in a test series for the preparation of GPAT, NIPER, DIN, pharmacist exam. So you will find the topic wise test series available on our app. Download the app Pharmarox Android app on Google Play. So you will get the proper result analysis and instant test result. You will also get your rank based on your performance. So this facility is available on the app Pharmarox Android app on Google Play. So start करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं हम रिगार्डिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो जब भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके यूजेस के बारे में लिखते हो तो सबसे पहले ज़रूरी होता है डिस्कस करना regarding the microorganism. So what is microorganism? Okay, so microbes are also called as the microorganism कि जो अलग अलग microbes होते हैं, okay, so उनको microorganisms भी कहा जाता है। They are major component of the biological systems on the planet Earth कि जो हमारे biological system है on a planet Earth तो उसका एक मेजर कंपोनेंट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस कि हमारे आसपास सभी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट होती है, लाइक इन सॉइल, ऑल्सो इन ए वाटर, एयर एंड बोथ इन एंड ऑन आवर बॉडी कि हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो इन आवर बॉडी एंड ऑन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर भी होते हैं और बॉडी के बाहर भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच आर ऑल्सो फाउंड इन अदर एनिमल्स एंड ऑल्सो इन ए प्लांट कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं एंड ऑल्सो इन ए एनिमल्स। दीज ऑर्गेनिज्म आर सो माइन्यूट्स एंड वेरी इन ए देयर साइज एंड शेप्स विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। सो डायरेक्टली हम नेकेड आइज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए ज़रूर पड़ता है प्रॉपर माइक्रोस्कोप कि माइक्रोस्कोप को यूज़ करके हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। डायरेक्टली हम उनको देख सकते विथ नेकेड आइज। They can only be seen through the microscope, therefore they are also referred to as the microscopic organism. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं बिकॉज डायरेक्टली हम उनको नहीं देख सकते, उनको अच्छे से विजुलाइज करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए, उनकी एनालिसिस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप्स की। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज द माइक्रोस्कोपिक organisms. Microorganisms or microbes are microscopic organisms that exist as a unicellular, multicellular or as a cell clusters. कि अब उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम बात करें, ओके, तो वो किस टाइप के होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खास कर दो यूनिसेल्युलर होते हैं, दे कंटेन द ओनली वन सेल, ओके। फिर कुछ ऐसे हैं कि मल्टी सेल्यूलर भी है एंड सम आर द सेल क्लस्टर्स के कुछ सेल्स कंबाइन होके सेल क्लस्टर्स तैयार करते हैं, तो सम आर
exist as a cell clusters also. Microorganisms are widely spread in nature and are beneficial to life, but some can cause serious harm. So most of microorganism जो है वो हमारे नेचर के अंदर फैले हुए हैं, बट उनमें से कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, कि बहुत सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं, जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ ए माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ए वेरियस इंडस्ट्री एंड सम कैन कोज द सीरियस हार्म। और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे भी है कि जो बहुत ही हार्मफुल है एंड दे मे लीड्स टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, डिसीज एंड इवन अ डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो ये है रिगार्डिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि जिनके बेनिफिट्स भी होते हैं एज वेल एज उनकी हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेजर टाइप। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, देन सेकंड इज द आर्चिया, थर्ड इज फंगाई, फोर्थ इज प्रोटोजोआ, देन आल्गे एंड वायरसेस। तो इस तरह से टोटल उनके 6 टाइप पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कि समझिए कि आप बैक्टीरियल रिलेटेड स्टडी करते हो तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कही जाएंगी। प्रोटोजोआ के लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ग्रीन आल्गे जो होती है मेनली वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही टाइप है। ऑल्सो द फंगाई, वायरसेस एंड आर्चिया। के फंगाइज कुछ ऐसी होती है कि जो मानसून के सीजन में आप डायरेक्टली भी उनको देख सकते हैं, ओके, विदाउट द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, बट उनकी डिटेल मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए ज़रूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अब जानते हैं रिगार्डिंग द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो अलग अलग डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि लाइक एनिमल के अंदर, प्लांट्स के अंदर अलग अलग डिसीज़ वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जिसके कारण इवन लीड्स टू द डेथ। तो अलग अलग जो डिसीजेज है, ये टेबल आपके लिए मोस्ट IMP हम कह सकते हैं, बिकॉज नॉट ओनली दे आर द causative organisms and disease, but they are also asked in a multiple choice questions के causative organism for diphtheria, तो it is a Conribacterium diphtheriae। देन ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वूपिंग कफ की जिसको हम पर्टुसिस भी कहते हैं, तो उसके लिए बॉर्डेटेला पर्टुसिस। न्यूमोनिया के लिए डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। देन स्कारलेट फीवर के लिए स्ट्रेप्टोकोकस स्कारलेटिने। फिर जो वायरल इन्फेक्शन है कि इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मम्स, मिजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ओके, ये सभी के लिए अलग अलग वायरसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजेस। और सिस्टेमिक माइकोसिस कि उसके लिए कैंडिडा अल्बिकेंस एंड हिस्टोप्लाज्मे कॉन्सुलेटम की एक टाइप की वो फंगाई है, ओके, कि जिसको हम फूग कहते हैं। तो उसके कारण ये अलग अलग डिसीज़ होते हैं। तो बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरसेस है, सभी रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग डिसीज़ के लिए। तो ये देखिए हमने हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जानते हैं उनके यूजफुल एंड उनके यूजेस की जो बेनिफिशियल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आर वाइडली यूज इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। They are crucial for the production of variety of metabolites such as ethanol, butanol, lactic acid and riboflavin, as well as the transformation of chemicals that helps to reduce the environmental pollution। कि मेन अब हम जानते हैं बेनिफिट्स के बारे में या फिर जिसके यूज़ है, कि अलग अलग जो मेटाबोलाइट्स है कि लाइक इथेनॉल है, ब्यूटेनॉल, लैक्टिक एसिड, रिबोफ्लेविन, तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़रूरी है कि जो रिड्यूस करती है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। उसके बाद अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट्स है उनके डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। देन यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस
मेडिसिन की, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो डेवलप की जाती है विद द यूज़ ऑफ दिस वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जानते हैं उसी के बारे में अब डिटेल में। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट अच्छे से याद रखना है। सो यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन ए इंडस्ट्री। तो एक तो फूड इंडस्ट्री में माइक्रोबियल्स अलग अलग जो है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हम वाइडली यूज़ करते हैं। सेकंड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। थर्ड उसका मेजर यूज़ है इन ए बेवरेजेस इंडस्ट्री एंड फोर्थ इन ए एग्रीकल्चर। सो फूड, फार्मा, बेवरेजेस एंड एग्रीकल्चर चारों के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। तो सबसे पहले जानते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर कि जिसके अंदर हम अलग अलग जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं ओके उनके डेवलपमेंट के लिए हम माइक्रोबियल्स को यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं यीस्ट ओके। तो वो वाइडली यूज़ होते हैं कि लाइक प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, बन, उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद विनेगर को डेवलप करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ की जाती है। फिर सोया सॉस है, फिर कर्ड, चीज़ एंड योगर्ट। तो हम जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं दे आर बेनिफिशियल टू प्रिपेयर सच फूड आइटम्स। उसके बाद है फार्मा इंडस्ट्री। अब फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो उसका रोल है वो है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए वेरियस मेडिसिन्स। उसके बाद टू प्रिपेयर वेरियस वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स एंड एंजाइम। तो ये सब के प्रोडक्शंस के लिए फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। तीसरा जो उसका मेजर यूज़ है कि जो बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर के फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बियर, ब्रांडी, रम, वाइन एंड विस्कीज के जो अलग अलग बेवरेजेस प्रोडक्ट हैं उनको बनाने के लिए बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोब्स को वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर द फर्मेंटेशन। और एग्रीकल्चर के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल, फिर जो सॉइल की फर्टिलिटी जो डेवलप होती है माइक्रोबियल्स के कारण, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करते हैं। सो अब सभी का हम ब्रीफ में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इन ए लेक्चर। सो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स as discussed, microorganisms are beneficial for humans in a various ways. They play an important role in human welfare and for the environment. कि हमारी लाइफस्टाइल के लिए कि जो अलग अलग हम फूड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन्स ओके, ऑल्सो द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, सभी के लिए ये ज़रूरी है, प्लस ऑल्सो फॉर द एनवायरमेंट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ के अंदर की। समझो कि हमें फूड प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं, प्रोडक्शन ऑफ ए बायोमोलिक्यूल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कि जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी इंक्रीज होती है कि जिसके कारण अच्छे से आप उसके ऊपर अलग अलग प्रोडक्शन ले सको। तो ये है मेन यूजेस ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप से हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास ये जो चार्ट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मेडी फूड आइटम्स, मेकिंग मेडिसिन्स एंड कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। कि जैसे कि हम ग्लूकोज है, ग्लूकोज को फर्दर पायरूवेट के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो पायरूवेट को हम अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके वेरियस प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि लाइक एस्परजिलस की जो अलग अलग स्पीसीज है ओके उसको हम यूज़ करते हैं टू डेवलप द सोया सॉस। उसके बाद चीज़ एंड योगर्ट के लिए ज़रूरी है लैक्टोबैसिलस कि जिसके अंदर प्रोडक्ट हमें मिलती है लैक्टिक एसिड एज वेल एज ऑल्सो इन ए सोया सॉस। फिर बियर के लिए हम सैकेरोमाइसिस के स्पीसीज़ को हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट मिलती है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वाइन के अंदर भी हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है एथेनॉल, एंड जो हम ब्रेड बनाते हैं उसके अंदर भी ये
माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और उसके अंदर प्रोडक्ट मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड. So these are the main uses of a microorganism in a food industry. So in a large scale industrial process, microbes are widely used to synthesize the number of products which are valuable to humans. कि इसका बेस्ट एग्जांपल है कि पेनिसिलिन, ओके, कि जो हमने डेवलप की गई अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, कि जो पेनिसिलिन को हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग कहते हैं, कि जिसका बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर, डिसीज़ के अंदर वो यूज़ की जाती है. तो बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो. फिर जो हम अलग अलग बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स है, ओके, विटामिन्स, बायोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही वैल्यूएबल है. तो हम सभी को डेवलप करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. So food additives, alcoholic and non-alcoholic beverages, biofuels, metabolites, biofertilizers, chemicals, enzyme and other bioactive molecules, vaccine, antibiotic to kill and retard the growth of and disease causing microbes and food additives. So जैसे हमने डिस्कस किया कि जो अलग अलग वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक सब हम डेवलप कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए इंडस्ट्री. सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बेवरेजेस से, कि बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं टू डेवलप द बियर, ब्रांडी, रम, वाइन एंड विस्की, की जो अलग अलग बेवरेजेस प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उनको बनाया जाता है बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की फर्मेंटेशन करके उनको बनाया जाता है. सो यीस्ट आर सिंगल सेल यूकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑफ द किंगडम फंगाई, कि जिसको हम यूज़ करते हैं टू डेवलप द बेवरेजेस, कि जो भी हम ये अलग अलग प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस बनाते हैं, उसके अंदर सबसे वाइडली यूज़ होने वाली जो ऑर्गेनिज्म है वो है यीस्ट. और यीस्ट कैसा है? सिंगल सेल होता है, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड उसके किंगडम है फंगाई. तो यहाँ से भी एमसीक्यू निकल सकता है कि यीस्ट जो है वो फंगाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर इट इज़ ए वन टाइप ऑफ आर्चिया. तो इट इज़ ए फंगाई, ओके, उसका किंगडम रहेगा फंगाई. द स्पीसीज ऑफ यीस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविसे, जनरली कॉल एज द ब्रेवर्स यीस्ट, आर यूज फॉर द फर्मेंटिंग फ्रूट जूसेस एंड माल्टेड सीरियल्स टू प्रोड्यूस इथेनॉल. तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट कि यीस्ट, बट यीस्ट की भी स्पीसीज कौन सी? तो सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस स्पीसीज को हम यूज़ करते हैं, ओके, कि जिसको हम ब्रेवर्स यीस्ट भी कहते हैं, एंड उसको यूज़ करते हैं हम फर्मेंटेशन करने के लिए, कि जो अलग अलग फ्रूट जूस होते हैं उसको फर्मेंटेशन करके, या फिर जो माल्टेड सीरियल्स होते हैं उनको फर्मेंटेशन करके लास्ट में हम प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल. तो जानते हैं उसके बारे में अब डिटेल में, कि जो फर्मेंटेशन के लिए अलग अलग ये इंडस्ट्रियल के स्केल के फर्मेंटर्स को हम यूज़ करते हैं, ओके, कि जिसके अंदर ये फर्मेंटेशन जो टैंक होता है उसके अंदर हम जो भी हमें प्रोडक्शन करता है वो मटेरियल प्लस जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों को मिक्सअप करके उसका करवाते हैं फर्मेंटेशन. सो फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उसको हम करते हैं अच्छे से प्यूरिफाई. सो वंस आफ्टर द फर्मेंटेशन दिस बेवरेजेस आर डिस्टिल्ड टू प्रोड्यूस बोथ अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इंक्लूडिंग विस्की, ब्रांडी, रम एक्सेट्रा, कि उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम डिस्टिलेशन यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड फर्दर दे आर यूज टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, की विस्की है, ओके, ब्रांडी, रम एक्सेट्रा को डेवलप किया जाता है. यीस्ट आर द मेन फर्मेंटर एंड अल्कोहल प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, बियर एंड अदर अल्कोहल ड्रिंक्स. तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि मेन फर्मेंटर कौन है. ये जो अलग अलग हम
बेवरेजेस बनाते हैं तो उसके अंदर है मेन यीस्ट। बिना यीस्ट के आप जो बेवरेजेस प्रोडक्ट डेवलप ही नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल एंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फॉर अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। इट फर्मेट्स द शुगर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, एग्जाम्पल ग्रेप्स फ्रॉम वाइन। ओके, वाइन बनाने के लिए जो ग्रेप्स के अंदर से हमें जो शुगर मिलती है उसका फर्मेंटेशन करेगा। फिर बार्ली के अंदर से जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शुगर्स मिलती है, उसमें से वो जो है वो बियर डेवलप करता है एंड टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लास्ट में जो आपको बाय प्रोडक्ट साथ में मिलती है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से बेवरेजेस डेवलप किए जाते हैं। सो अब जानते हैं रिगार्डिंग द माइक्रोब सैकेरोमाइसिस सेरेविसे। So Saccharomyces cerevisiae is the single cell eukaryotic that is frequently used in scientific research as well as it is one of the most widely used microorganism for the various food product as well as for the beverages, because yeast को हम food products के अंदर भी यूज़ करते हैं as well as वो beverages के development के अंदर भी यूज़ किया जाता है to make proper fermentation, कि जिसको बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। ओके, कि जिसको स्पेशली अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स एज वेल एज बेवरेजेस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अंडर द माइक्रोस्कोप इस तरह से दिखते हैं ये यीस्ट। ओके, सैकेरोमाइसिस सेरेविसे। सो ब्रेविंग इज द प्रोडक्शन ऑफ बियर। ओके, तो जो बेवरेजेस के अंदर यीस्ट को यूज़ करके जो फर्मेंटेशन किया जाता है टू डेवलप द बियर, और उसके अंदर मेनली यूज़ किया जाता है बार्ली। ओके, कि बार्ली जो एक प्रकार का ग्रेन है उसको यूज़ किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है उसको ब्रेविंग कहा जाता है। कि ब्रेविंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ए बियर बाय स्टीपिंग ए स्टार्च सोर्स, कॉमनली cereal grains, the most popular of a barley, in water and fermenting the resulting स्वीट लिक्विड विथ यीस्ट, कि जिससे तैयार होता है बियर। तो जानते हैं बार्ली के बारे में। तो बार्ली जो है एक प्रकार के प्लांट है कि जिसको हम जौ का पौधा कहते हैं, कि जो जौ हमें मिलते हैं। ओके, तो गेहूं के साथ हमें जौ भी मिलते हैं। तो जो जौ होते हैं उनको यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए, कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बार्ली। सो टू मेक द बियर, barley grains are steeped in water just until they germinate. Then the process is arrested by drying the grains, which are then cracked to expose the germinated seed. Germinated dry barley is what's known to beer makers as a malt. These sugars give the liquid drain of the malt. Its name is a sweet liquor. तो जो लिकर बनता है वो टेस्ट में स्वीट रहता है। ओके, उसका यही रीज़न है कि उसको जो है वो सबसे पहले आप माल्ट के अंदर कन्वर्ट करते हो। ओके, और माल्ट को फिर फर्दर आप एज अ शुगर यूज़ करते हो टू डेवलप द बियर। ओके, तो बेसिक जिसके अंदर जो यूज़ होता है प्लांट के, जो बार्ली प्लांट की जिसको हम जौ का पौधा कहते हैं। आगे जानते हैं आप नेक्स्ट। Brewing is the production of beer by steeping the starch source in water and fermenting the resulting sweet liquid with yeast. It may be done in a brewery by commercial brewer and at home by home brewer. कि commercial brewer भी अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर as well as the home brewer। तो होम ब्रेवर्स के स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली यूज़ किए जाते हैं कि घर में ही आप बियर जो है वो बना सकते हैं। एंड कॉमर्शियल ब्रेवर्स की जो इस तरह से लार्ज होते हैं कि जिसके अंदर जिसकी कैपेसिटी 1000 से लेकर 5000 लीटर तक की रहती है, कि जिसके अंदर आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एक ही टाइप बैच के अंदर जो है वो उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लार्ज स्केल के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट है अब माइक्रोब्स फॉर द ऑर्गेनिक एसिड्स, कि जो अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स हम यूज़ करते हैं
कि उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। कि लाइक एग्जांपल है साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ऑफ ए लेमन अ साइट्रस फ्रूट। ओके, कि जो हम लेमन यूज़ करते हैं, नींबू कहते हैं हम, तो नींबू का जो फर्मेंटेशन करके उसमें से साइट्रिक एसिड जो है वो डेवलप किया गया फर्स्ट। तो ये भी है एक आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक पॉइंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन ऑफ ए लेमन, या फिर ये ना लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, तो इट इज़ ए साइट्रिक एसिड फ्रॉम लेमन और फ्रॉम ए साइट्रस फ्रूट लेमन। उसके अलावा जो दूसरे अलग अलग डेवलप किए गए कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स है कि जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके डेवलप किए जाते हैं। कि लाइक एस्पारजिलस नाइजर, जिसमें से हम डेवलप करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिक एसिड्स। उसके अलावा एसिटोबैक्टर एक्यूट एंड लैक्टोबैसिलस आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोब्स यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ए ऑर्गेनिक एसिड। तो आपको ये एग्जाम्पल खास याद रखने के कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होती है ऑर्गेनिक एसिड के लिए। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ से भी निकल सकता है एग्जाम के अंदर, तो अच्छे से आप इसको याद रखिए। सो आगे है एंजाइम्स, माइक्रोब्स फॉर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स आर नेचुरली ऑकरिंग बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, कि जो अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है हमारी लिविंग सिस्टम के अंदर, तो उसके अंदर जो ये एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलर सब्सट्रैक्ट के लिए क्या करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं। कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाते हैं तो फर्दर वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो है वो अच्छे से कंप्लीट होती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस एंजाइम। तो अलग अलग जो एंजाइम्स है कि लाइक उसका एग्जांपल हम लेते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स, एंजाइम्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन माइक्रोब्स एंड आर रेफर एज ए बायो माइक्रोबियल एंजाइम। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से जो हम एंजाइम्स डेवलप करते हैं उनको कहा जाता है माइक्रोबियल एंजाइम्स। So microorganisms are majority used for the production of industrial enzymes through the safe gene transfer method। कि जो जीन ट्रांसफ़र मेथड है, ओके, जीन थेरापी जो हम कहते हैं, उसको यूज़ करके माइक्रोबियल एंजाइम्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं। उसका एक एग्जांपल है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस माइक्रोबियल एंजाइम वेर ऑब्टेन फ्रॉम द फंगल एमाइलेस इन द ईयर 1896। 1896 के अंदर फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया गया माइक्रोबियल एंजाइम का, कि जिसका नाम है एमाइलेस। एंड एमाइलेस जैसे हम सबको पता है कि जो डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्योर करने के लिए देन ऑल्सो यूज टू क्योर इनडाइजेशन, कि जिसकी खास ज़रूरत पड़ती है हमारे जीआई ट्रैक के अंदर। ओके, जीआई ट्रैक के अंदर एमाइलेस का खास इम्पोर्टेंट रोल है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए वेरियस कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरह से जीआई ट्रैक के रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, उनको क्योर करने के लिए हम एमाइलेस को डेवलप करते हैं, कि जो एक टाइप का माइक्रोबियल एंजाइम बनेगा, कि जब आप उसको इंडस्ट्री के अंदर डेवलप करोगे बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे पढ़ते हैं रिगार्डिंग द नेक्स्ट यूज, इट इज़ ए एंटीबायोटिक। कि जो माइक्रोबियल्स का जो यूज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, कि जो हम डेवलप करते हैं एंटीबायोटिक्स। ओके, तो एंटीबायोटिक्स क्या है, तो एंटीबायोटिक्स आर ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रोब्स विच फंक्शन आइदर बाय किलिंग और रिटार्डिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल। कि जो कोई पर्सन है, ओके, तो पर्सन की जो बॉडी है उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे होस्ट सेल। तो होस्ट सेल को अफेक्ट किए बिना
एंटीबायोटिक्स जो है वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, किल कर देती है या फिर उनके ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो नंबर ऑफ डिसीज़ के अंदर एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं कि सबसे पहले पेनिसिलिन डेवलप की गई, ओके, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 के अंदर फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटाटम। ये आपके लिए है बहुत बड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी डेवलप की गई, तो वो थी पेनिसिलिन, और जिसको डेवलप की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 के अंदर। और कौन सी फूग यूज़ की उन्होंने, फंगस, तो पेनिसिलियम नोटाटम, तो उसमें से उन्होंने डेवलप किया ये पेनिसिलिन। सो देयर आर पेनिसिलिन के बाद आगे बहुत सारे नए नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके अलग अलग एंटीबायोटिक्स डेवलप की गई, कि जो हम यहाँ पे ये टेबल के अंदर देखते हैं कि एंटीबायोटिक, ओके, जो डेवलप की गई और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया। तो ये टेबल आपके लिए है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, हम कह सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, बिकॉज ये बन सकता है आपके लिए एमसीक्यू के लिए एक खजाना, कि ये जो 11 पॉइंट है उसमें से बहुत सारे एमसीक्यू निकल सकते हैं कि माइक्रोब्स यूज फॉर एंटीबायोटिक, ओके। और मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डेवलप द एंटीबायोटिक्स। तो समझो कि सेपरेट से क्वेश्चंस पूछा जाए उस वक्त की आपके लिए ये टेबल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। कि एग्जांपल देखते हैं हम कि बैसिलस सबटाइलिस में से जो है वो डेवलप की जाती है एंटीबायोटिक बेसिट्रासिन। उसके बाद बैसिलस पॉलीमिक्सा में से पॉलीमिक्सिन, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडुसस में से एम्फोटेरिसिन बी, क्लोरामफेनिकोल के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले, फिर टेट्रासाइक्लिन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस की ही दूसरी स्पीसीज ऑरियोफेसियंस, इरिथ्रेस यूज़ होता है इरिथ्रोमाइसिन के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, देन माइक्रोमोनोस्पर्मा परपुरिया कि जो जेंटामाइसिन के लिए, सेफालोस्पोरिन स्पीसीज यूज़ होती है सेफालोथिन या फिर जितनी भी सेफालोस्पोरिन है उसको डेवलप करने के लिए, पेनिसिलियम ग्रेसियोफुल्वन में से ग्रेसियोफुल्विन ड्रग डेवलप की गई एंटीबायोटिक, एंड पेनिसिलियम नोटाटम में से पेनिसिलिन। तो मोस्ट आईएमपी टेबल अच्छे से आप उसको याद कर लीजिए। आगे है विटामिन्स, कि विटामिन्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस में से के लिए। ऑल्सो दे प्रोवाइड द एनर्जी, सो दे आर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। So as our body cannot synthesize these vitamins, they need to be supplied through the diet. So apart from the plant and animal sources, microbes are also capable of synthesizing the vitamins. कि plants और animals तो synthesize करते हैं वो हमें पता है, but microbes है वो भी capable है vitamins को synthesize करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग vitamins जो है वो ज़रूरी है, अलग अलग माइक्रोब्स ज़रूरी है विटामिन के सिंथेसिस के लिए। तो उसका एक एग्जांपल है कि देयर आर ए फ्यू ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स लिविंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बोथ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द गट माइक्रोबायोटा। दिस माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिंग विटामिन के। तो यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है कि हमारे जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर, हमारे गट एरिया के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होती है, ओके, तो वो कौन से विटामिन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। तो विच के माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर हेल्पफुल इन डेवलपिंग और सिंथेसाइज विच विटामिन। तो वहाँ से आपको सिलेक्ट करना रहता है विटामिन के, कि विटामिन के डेवलपमेंट के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूरी है। सो अदर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल विटामिन्स इंक्लूड द एस्कॉर्बिक एसिड कि जिसको हम कहते हैं विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, बायोटीन, अर्गोस्टेरॉल, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, थायमिन, पेंटोथेनिक एसिड
रिबोफ्लेविन एंड पायरिडॉक्सिन। तो ये अच्छे से एग्जाम्पल याद रखने आपको माइक्रोब्स के कि जो हेल्पफुल है फॉर द विटामिन्स। नेक्स्ट microbes in a food industry. So in food industry, specially used in bakery products to prepare bread, bun, cake, etc. कि जो हम रूटीन लाइफस्टाइल के अंदर ब्रेड है, पाव है, बन वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो सभी बेकरी प्रोडक्ट्स बिना यीस्ट के आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। उनकी जो क्वालिटी रहती है वो स्पेशली ड्यू टू द यीस्ट। सो यीस्ट feeds on the sugar contained with the dog, producing carbon dioxide and alcohol in a process called a fermentation। तो इसके अंदर भी fermentation होता है और जिसके कारण जो है वो तैयार होता है। तो ड्यूरिंग द ब्रेड मेकिंग द dog is left in a warm place, the warmth causes fermentation to take place, the alcohol produced during the fermentation evaporates। कि जो अल्कोहल ये तैयार हो रहा है ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो जाएंगे इवापोरेट, ओके, एंड शुगर जो उसके अंदर ऐड की गई है, ओके, क्या शुगर को यूज़ करके ये फर्मेंटेशन वाली प्रोडक्ट आपको मिलती है कि जो है ब्रेड। तो इस तरह से ब्रेड बनाया जाता है फूड इंडस्ट्री के अंदर, ओके। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही रोल है कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट नेचुरली इन ए सॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म एज ए डाइजोट्रॉफ। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है सॉइल के अंदर, उनको क्या कहा जाता है, डाइजोट्रॉप्स एंड एग्जाम्पल इज ए एजोटोबैक्टर एंड आर्चिया। Some nitrogen fixing bacteria have a symbiotic relationship with the plant group, especially the legumes। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लांट फिक्सिंग नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये जो पल्सिस का जो प्लांट रहता है, ओके, जिसको हम मूंगफली भी कहते हैं, तो जो मूंगफली जो होती है उसके जो नोड्यूल्स होते हैं उसके अंदर उसके ऊपर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ओके। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एजोबैक्टर एंड आर्चिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काफ़ी हेल्प करती है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ दैट सॉइल, कि सॉइल की जो फलद्रुपता जो हम कहते हैं, ओके, वो इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं। Soil microbes, bacteria and fungi are essential for decomposing organic matter and recycling old plant material। अब समझो कि ये मूंगफली को आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये जो प्लांट रह जाता है उसको डिकम्पोज करने के लिए उसका ऑर्गेनिक मैटर फिर से सॉइल के अंदर चला जाए एंड रिसाइकलिंग द ओल्ड प्लांट मटेरियल, उसके लिए भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में उसका बहुत रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। Microbes also help in agriculture industry to develop the various biocultures, fertilizers and pesticide formulations। की जो बायोकल्चर की हम बात करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्सो द पेस्टिसाइड्स, उनके फॉर्मुलेशंस के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही रोल है। तो अब जानते हैं लेक्चर की समरी, कि जिसके अंदर कि समझो कि आपके पास प्रोडक्ट है इथेनॉल, तो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, प्रोडक्ट्स इथेनॉल एंड CO2। फर्मेंटेशन आप करते हो लैक्टेट का बाय यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस, लैक्टेट मिलता है। प्रोपियोनेट के लिए क्लोस्ट्रीडियम, कोरिनोबैक्टीरियम वगैरह स्पीसीज आप यूज़ करते हैं, कि जिसके अंदर प्रोपियोनेट, एसीटेट, सक्सीनेट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलता है। अलग अलग मिक्स एसिड्स, उसके लिए इसेरेसिया, साल्मोनेला, सीगेला यूज़ किए जाते हैं। लैक्टेट, एसीटेट, सक्सीनेट, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल वगैरह आपको प्रोडक्ट्स मिलती है। एंड ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटायरेट, ओके, तो ब्यूटायरी बैक्टीरियम देन क्लोस्ट्रीडियम नेसेरिया वगैरह को
यूज़ किया जाता है। तो जिसमें से आप ब्यूटेनॉल, ब्यूटायरेट, एसीटोन, इथेनॉल, H2CO2 वगैरह डेवलप कर सकते। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है इंडस्ट्री के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। So, if you like the video and content, must subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of Pharmarox. Also get our study material on our app Pharmarox Android app on Google Play. You will find the test series, video lectures, everything in affordable price on app. For more details, you can contact on 9016312020 or directly download this app Pharmarox Android app on Google Play. So good luck and all the best.